हेलो, वेलकम। स्वागत करते हैं आपका जीआईएस एकेडमी में। नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे पहले कंपनी का संवैधानिक विकास, यानी भारत का संवैधानिक विकास, कैसे कैसे धीरे धीरे संवैधानिक विकास हुआ। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ लिया था। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आगे जो शुरू होता है चार्टर एक्ट 1793। इसके बारे में जानते हैं कैसे कंपनी अपने संवैधानिक विकास की तरफ आगे आगे बढ़ती है धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संगठन में परिवर्तन होता है जी। मैंने आपको बताया था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था पिछले क्लास में। मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था जिसके हेड होते थे कौन? गवर्नर जनरल। और बाद में हमने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो किया क्या गया कि 1793 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संगठन में परिवर्तन किया गया, उसके मेंबर्स में, उसके सदस्य की संख्या वगैरह में परिवर्तन किया गया। फिर उसके बाद और क्या किया गया? इसमें क्या परिवर्तन हुआ इसके संगठन में? जो वास्तविक शक्ति थी वो अध्यक्ष के हाथ में चला गया। ब्रिटिश जो कौन अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कहने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जब आप पिट्स इंडिया एक्ट को एक बार रिकॉल करेंगे तो मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में एक अध्यक्ष होता था। तो वास्तविक शक्ति जो है अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के हाथ में चला गया। और यह अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय संचित निधि से मिलने लगा। इसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो भी वेतन होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने सदस्य होते थे उन सदस्यों का वेतन भारत के संचित निधि से मिलने लगा। यानी ब्रिटिश शासित जो प्रदेश थे वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी से उनको सारा पैसा मिलने लगा। जो भी इसके सदस्य है उसके सैलरी सब वहीं से जाती थी। और बंगाल के गवर्नर के अधिकारों में और पहले से वृद्धि हुई। बंगाल के गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि हुई। मोटा मोटी यही 3-4 बातें हैं जो 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में जाननी है। अब हम इसके आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से। चलिए, सबसे पहला काम कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। पुणे हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। यानी आगे अब कंपनी जो है, कंपनी ही अभी शासन करेगी और व्यापार वगैरह व्यवस्था, जो भी सारा व्यापारिक अधिकार जो कंपनी के हाथ में था वो अभी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी सारा देखभाल कंपनी करेगी। भले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, लेकिन सारा देख रेख जो यहां पे कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 20 साल के लिए उसके अधिकारों को आगे बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? सर्वप्रथम ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा भारतीय प्रदेशों पर। मतलब भारतीय प्रदेशों पे किस भारतीय प्रदेश की बात हो रही है? जिन भारतीय प्रदेशों को कंपनी ने जीता था, यानी ब्रिटिश ने जिन भारतीय प्रदेशों को जीता था उस पे अब दावा कंपनी नहीं करती थी, उस पे दावा ब्रिटिश क्राउन करने लगी। किसकी संप्रभुता पे दावा हमारा है? मतलब इसको कैसे, इसमें किस तरह के नियम कानून बनेंगे, कौन इस पे शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा। मतलब अब इसकी संप्रभुता, इसके सॉवरेनिटी की बात दावा कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। मतलब ये हमारा प्रदेश है। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत देश है ना जी, तो हम अपनी संप्रभुता की दावा करते हैं ना कि हमारा देश संप्रभु है। यानी हम अपने नियम कानून वगैरह के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है।
ना ही दूसरे देश हम पे दबाव बना सकता है किसी भी चीज के लिए। तो वैसे ही अब जो भारतीय प्रदेश थे जो कंपनी ने जीता था, उस पे दावा कौन करने लगा? ब्रिटिश क्राउन, कि इसकी संप्रभुता का दावा, अब मतलब इसकी संप्रभुता की जिम्मेवारी हमारी है। व्यापार करने का कंपनी के एकाधिकार समाप्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर यह पूछा जाता है कि व्यापार करने का कंपनी के एकाधिकार, जो कंपनी के एकाधिकार था कि भारत में जो भी व्यापार करेगी कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आई थी। व्यापार करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार था, मतलब सिर्फ उसी का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन से अफीम का व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के सिर्फ कंपनी को दो ही व्यापार का अधिकार दिया गया। कौन सा? कि कंपनी चीन से अफीम का व्यापार कर सकती है और चाय का व्यापार कंपनी कर सकती है, उसका अपना एकाधिकार है। आप लोगों को पता होगा कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने चाय की व्यापार की शुरुआत की। जैसे चीन में पता ही है कि चाय का बिजनेस चीन से स्टार्ट हुआ, फिर भारत में असम और दार्जिलिंग वाले एरिया में ब्रिटिशर्स ने चाय की व्यापार शुरू किया, चाय की खेती शुरू करी, और वो धीरे धीरे आज तो भारत ऐसा चाय का लत है कि भारत के प्रत्येक घर में सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ही बनता है। बिना चाय के तो बहुत लोग तो मतलब समझिए कि आगे समझ जाइए आप लोग। खैर, तो चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, बाकी सारे व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट करता है कि भारत में पहली बार शिक्षा में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान। कई बार पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान हुआ? 1813 का चार्टर एक्ट पे। इसी के तहत पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट। ईसाई मिशनरी पहली बार भारत में आए और छूट इनको मिला कि ईसाई मिशनरी भारत में आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। वो शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से, या बहुत सारे होते थे कि नर्स वगैरह होते थे क्रिश्चियन मिशनरीज के, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में लोगों की सेवा करते थे। और सबसे मेन इनका उद्देश्य क्या था ईसाई मिशनरियों का? कि इनका मेन उद्देश्य था कि अपने धर्म यानी ईसाई धर्म का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की पहली बार छूट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मिली। नेक्स्ट क्या है? भारत में बसने व व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। मतलब अगर कोई भी अंग्रेज आके भारत में बसना चाहता था और व्यापार करना चाहता था तो उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य था। मतलब उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो भारत में बस सकता है या फिर आके व्यापार कर सकता है। ये किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए, कि जो अंग्रेज भारत में आके बसना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। और लाइसेंस कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी लाइसेंस उनको। और इस तरह से ब्रिटिश सत्ता ने सीधे नियंत्रण की शुरुआत की। ब्रिटिश सत्ता ने सीधे, मैंने बोला ना कि ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने भारतीय प्रदेशों पे, जो ब्रिटिश कंपनी ने जीते थे उन भारतीय प्रदेशों पे सीधे उसके संप्रभुता पे सीधा दावा किया। मतलब ब्रिटिश सत्ता ने सीधे इस नियंत्रण की शुरुआत की। तो ये रहा 1813 का चार्टर का। अभी इसमें और भी चीजें हैं, और भी इसके प्रावधान है जो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है, नहीं, ये 1813 के चार्टर एक्ट में यही अंतिम है। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, आइए जानते हैं। भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम और काफी निर्णायक सिद्ध हुआ। मतलब कैसे केंद्रीयकरण किया जाए, मतलब एक सेंटर हो और वो सेंटर पूरे चीजों को क्या करे, उस पूरे प्रदेश को चलाए। जैसे मान के चले कि भारत अभी देश है ना, तो एक केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार पूरे भारत को चला रही है। सेम वही चीज है कि भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में कि कैसे कोई एक सेंटर हो और वही सेंटर पूरे सिस्टम को चलाए, ऑर्गेनाइज करे। सेम वैसा काम इसमें हुआ। क्या हुआ देखिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था
वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं भारत के? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार हुआ। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, अभी बता रहे कि कितने उसके परिषद में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद में 4 मेंबर होते थे। फिर मैंने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट में 4 मेंबर से घटा के 1 मेंबर कम कर दिया गया, उसके परिषद में 3 मेंबर हो गए। फिर आगे फिर 1 मेंबर जुड़ेंगे इसमें। खैर, अभी बात करते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला कि जो भी ब्रिटिश संप्रभुता या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जितने प्रदेश थे भारत के अंदर, उन सभी प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद को मिल गया। फिर क्या है जी? मद्रास व बंबई होगा, तब का बंबई, अभी मुंबई नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। मद्रास व बंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। देखिए, आपको बताते हैं, ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक होगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कहीं कहीं मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, वहां पे आप लोग सुधार लीजिएगा। मद्रास व बंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब पहले होता था ना कि मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, 3 मेन प्रोविंसेस थे, एक मद्रास, एक बंबई और एक कलकत्ता यानी बंगाल। तो अब तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया, बचा 2, मद्रास और बंबई। तो यहाँ के गवर्नर भी, इस नियम था पहले कि यहाँ के गवर्नर को वहां की विधायी शक्ति प्राप्त थी, यानी मद्रास क्षेत्र में मद्रास के जो भी नियम कानून और बनाने होते थे उसको उसका अधिकार था, और बंबई क्षेत्र में उसको अपना कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसको कहा गया कि यही जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली मद्रास व बंबई के जो गवर्नर होते थे इनसे इनकी विधायी शक्ति छीन ली गई, यानी ये अब कानून नहीं बना सकते। मद्रास और बंबई प्रोविंसेस के लिए भी कानून कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक उसके पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में, कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य भी इसको कहते हैं, कानूनी सदस्य कहिए या विधि सदस्य कहिए, एक ही बात है, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। देखिए, आप ध्यान से, आप लोगों को पहले ही बताए थे कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में किया क्या गया कि 4 सदस्य से घटा के 3 सदस्य कर दिया गया। लेकिन फिर वापस से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक सदस्य फिर जोड़ दिया गया, चौथा सदस्य। और चौथा सदस्य कौन सा? कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य। और पहले विधि सदस्य कौन बने? लॉर्ड मैकाले। पहले विधि सदस्य किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले जो हैं पहले विधि सदस्य बनते हैं। पहले कानूनी विधि सदस्य के अध्यक्ष थे ये, विधि आयोग की गठन हुई थी और उसके अध्यक्ष ये लॉर्ड मैकाले थे। तो चौथे विधि सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य हुए, और पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और जैसे कि आपने 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा कि कंपनी से सारे व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए, सिर्फ चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में वो भी छीन लिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार चाय और चीन के साथ था उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब व्यापार का कोई भी व्यापार का अधिकार कंपनी के पास बचा ही नहीं, रहा ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में भूमि खरीदने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया।
अंग्रेजों को जो है भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिला। मतलब अंग्रेज जो है अब भारत में जमीन खरीद सकते हैं, उनको इसका अधिकार मिला कि अंग्रेज भारत में भूमि खरीद सकते हैं, जमीन खरीदने का उनको अधिकार मिला, वो जमीन खरीद सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सी कुछ और प्रोविजंस है। कहता है कि 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87, देखिए 1833 के चार्टर एक्ट, मैंने बोला ये सब क्या है, प्रोविजन से कानून बन रहे हैं, इस तरह से संवैधानिक प्रोविजन से, इसी में एक धारा 87 थी, इसको पास किया गया। और इस धारा 87 के तहत जितनी भी सरकारी सेवाएं होती थी, जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो भी सेवा होती थी वो सरकारी सेवा होती थी। सरकार में कौन थी? ब्रिटिश सरकार। तो इस सेवा में जो जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया, अंत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से धारा 87, कानून की धारा 87 के तहत सरकारी सेवाओं में जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया। मतलब किसी जाति या किसी वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी सेवा में। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल सर्विसेज में, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया कि अब ओपन एग्जाम होगा, मतलब कोई भी एग्जाम में बैठ सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ भाई ये है, इतने साल उम्र होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर वो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है, वो कोई भी इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इसके विरोध की वजह से इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब खुली प्रतियोगिता परीक्षा का अनाउंसमेंट किया गया था, प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। हालांकि आगे पुनः इसको स्टार्ट किया जाता है। 1833 के एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की परंपरा, देखिए जी दसों है, इसको सुधार लीजिएगा, दासों की अवस्था सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई। सबसे पहले बात कि 1833 के चार्टर एक्ट की दहदी, जो दास होते थे, दास समझ रहे हैं ना आप लोग, स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, गुलामी प्रथा तो उस समय थी, दास प्रथा उस समय चलती थी, गुलामी प्रथा चलती थी। गुलामी प्रथा आप लोग समझते ही है कि हाँ किसी के बाप दादा ने क्या किया जी, उसका बाप दादा ही गुलाम बनते आ रहा है, उसके बाप दादा कभी कर्जा लिया होगा हमसे, आइए अब क्या करिए, कर्जा सदा नहीं सकते, हमारे यहाँ गुलामी करिए, दिन भर हमारे यहाँ नौकर बन के रहिए, हमारा सारा काम करिए, तुम गुलामी करेगा, फिर उसका बेटा फिर वही गुलामी करे, क्योंकि वो पैसा इतना अमाउंट बढ़ते जाता था कि वो कभी कर्जा चुका ही नहीं पाता था और वो पूरी जीवन गुलामी प्रथा में ही रह जाता था, गुलामी करते रह जाता था। अंग्रेजों ने खूब किया है ये स्लेव सिस्टम, अंग्रेजों ने बहुत स्टार्ट किया है। आज जितने कैरेबियन कंट्री, अमेरिका और बाकी देशों में जो आप लोग ब्लैक्स को देखते हैं, जो उनको काले लोग जो होते हैं, ये सब क्या है? अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं। अफ्रीका के लोगों को, अफ्रीका में गरीबी होती थी, सारे अफ्रीका पे ऑलमोस्ट अंग्रेजों का और ब्रिटिशर्स का और बाकी यूरोपियंस का कब्जा होता था। सबको वहां से लेके आते थे और यहाँ पे उनसे दास बनाते थे, उनको गुलाम बनाते थे, उनसे काम करवाते थे, खेती बाड़ी सारा काम करवाते थे, घर द्वार सब काम करवाते थे। आज वही लोग धीरे धीरे रहते रहते वहां बस गया। खैर 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही भारत सरकार ने क्या किया कि दास की अवस्था सुधारने के लिए और इस पर फाइनली दास परंपरा, दास व्यवस्था को समाप्त करने की आज्ञा दी गई कि ये दास परंपरा को समाप्त किया जाए। तो पूछा जाएगा कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। हालांकि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड एलनबरो को जाता है। पूछा जाए कि दास प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है लॉर्ड एलनबरो को जाता है, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझना था। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया कि इसके पिछले बार
सिविल सेवा परीक्षा में खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से वो नहीं हो पाया, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में लॉर्ड मैकाले ने 1854 में एक कमेटी बनाई और इसी कमेटी की अनुशंसा पर सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया, लेकिन वो बंद हो गया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि 1854 में लॉर्ड मैकाले, मैंने बताया था कि पहले विधि आयोग के सदस्य अध्यक्ष यही लॉर्ड मैकाले थे, जो विधि सदस्य के रूप में चौथे मेंबर जुड़े थे। कौन? गवर्नर जनरल की परिषद में, उनके कार्यकारी परिषद में। तो लॉर्ड मैकाले ही 1854 में कमेटी का गठन करते हैं और उन्हीं के अनुशंसा पे अब सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। यानी सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी बैठ सकता है जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बंगाल का पृथक गवर्नर जनरल बन गया। मतलब मैंने बताया ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट से। लेकिन 53 के चार्टर एक्ट से व्यवस्था कर दी कि नहीं भाई, अब भारत का गवर्नर जनरल अब अलग रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब अलग। जैसे मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल होता था, वैसे ही अब बंगाल का अलग गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल अलग, वो अब उसकी व्यवस्था अलग हो गई। गवर्नर जनरल के परिषद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी प्रशासनिक कार्य काम अलग और विधायी कार्य अलग। उसके जो परिषद होते थे उसको बांट दिया गया कि ये परिषद के ये मेंबर प्रशासनिक काम करेंगे और ये विधायी काम करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। बताया था मैंने कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बताया था, या उसके पहले ही बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिसके हेड होते थे कौन? गवर्नर, उस समय के गवर्नर जनरल। और इसमें सदस्यों की संख्या 24 होती थी। इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। गवर्नर जनरल उसकी परिषद की नियुक्ति में क्राउन की सहमति अनिवार्य कर दी गई। मतलब जो भी गवर्नर जनरल उसके काउंसिल में जो भी अपॉइंटमेंट करना होगा, मतलब 4 मेंबर का काउंसिल, मैंने बताया ना कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद में 4 मेंबर, 4 सदस्यों का एक परिषद होता था गवर्नर जनरल का। 3 मैले थे और एक विधि आयोग के रूप में, विधि सदस्य के रूप में, मतलब 4। तो ये जो भी अपॉइंटमेंट करना होता था अब उसमें क्राउन की सहमति लेना अनिवार्य है। मतलब बिना क्राउन के सहमति के गवर्नर जनरल की परिषद में एक भी मेंबर का अपॉइंटमेंट नियुक्ति नहीं होगा। तो अब सवाल है कि पहले कौन करता था? तो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था जी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके अध्यक्ष होते थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इसकी अपॉइंटमेंट करता था कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद में कौन कौन मेंबर होंगे और किन की अपॉइंटमेंट करनी है। लेकिन अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ना करके अब क्राउन की सहमति, मतलब डायरेक्ट इंग्लैंड से क्राउन बताती थी कि वहां से कि मैं बोर्ड ऑफ, या फिर बोले तो पार्लियामेंट बताती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि जिसको बोलती थी वही गवर्नर जनरल उसकी परिषद में उसी की अपॉइंटमेंट होती थी। नेक्स्ट किया गया, कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 और नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 और नए सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया गया और 20 वर्ष का नवीकरण व्यवस्था समाप्त। मतलब कि हर 20 साल पे एक नया व्यवस्था आएगा कि हर 20 साल पे एक, जैसे होता था ना कि 1833 का चार्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद 1853 का चार्टर है, उससे पहले 1813 का चार्टर है। देख रहे हैं 20-20 साल का गैप है, 20-20 साल का गैप है। इसको खत्म कर दिया गया कि 20-20 साल पे नया आएगा चार्टर एक्ट, ये खत्म कर दिया कि नहीं भाई अब 20 साल पे चार्टर एक्ट नहीं आएगा। अब चार्टर एक्ट 20 साल पे नहीं आएगा, हो सकता है 20 साल के पहले आ जाए, 10 साल पे आ जाए, लेकिन ये 20-20 साल पे कोई चार्टर एक्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि 20 साल का गैप बहुत हो जाता है और 20 साल में बहुत सारी चीजें, भ्रष्टाचार हो जाता है, उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती है। अब उसके लिए इंतजार करिए 20 साल के बाद कि 20 साल में कोई नया चार्टर एक्ट आएगा और उसमें सुधार होगी। तो ये 20 साल के नवीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और यह अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद से कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। क्योंकि इसके बाद से हम सीधा पढ़ेंगे
1858 का भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट समाप्त हो गया। देखिए चार्टर एक्ट क्या होता था, समझिए इस बात को। चार्टर एक्ट कहते किसे हैं? चार्टर एक्ट का मतलब यह हुआ कि कानून हम बना रहे हैं किसके लिए? भारत के लिए। जो भी कानून बन रहा है भारत के लिए, लेकिन बना कहां है? सारा कानून बनता था इंग्लैंड में, सारा कानून बनता था इंग्लैंड में। कानून बना रहे हैं भारत के लिए, लेकिन बनता था क्या कहां पे? इंग्लैंड में। तो वहां पे जो कानून बनता था और भारत के लिए बनता था, तो इंग्लैंड में जो कानून बनता था उसको चार्टर कहते थे। एक्ट मतलब कानून होता ही है। लेकिन अब जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम से ये बदल गया सिस्टम। अब भारत के लिए कानून भारत में ही बनने लगा। खैर बनाते वो ब्रिटिशर्स ही थे, वही लोग मिलकर बनाते थे, लेकिन अब भारत में बनने लगा। अब इसके बाद की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें होता क्या है कि 1853 के जस्ट 4 साल बाद, इस चार्टर एक्ट के जस्ट 4 साल बाद 1857 की क्रांति होती है। और वो क्रांति भारत के परिदृश्य को चेंज करके रख देती है, क्योंकि अंग्रेज जो थे भारतीयों के प्रति जो उनका रुख होता है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के प्रति उनकी विचारधारा बदल जाती है। इतना बड़ा विद्रोह हुआ 1857। खैर भले विद्रोह सफल हो ना हो, लेकिन उसका प्रभाव अंग्रेजों पे इतना जबरदस्त था कि 1858 के बाद कहानी बदल जाती है। अब हम दूसरे फेज में जाते हैं, क्योंकि 1858 से पूरा जो पावर का जो शिफ्टिंग हो जाता है, पावर जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती है, वो सारा का सारा पावर शिफ्ट होकर कहां चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 के भारत शासन अधिनियम, फिर 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलते रहे, इसके लिए लाइक का बटन जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।